तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक करा था। आगे बढ़े हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 में। एस ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन यही आ सकता है, फॉर्मूला वगैरह कुछ पूछ दे, सबका हम बता दिए, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, एस ब्लॉक का ही है। विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ऑप्शन में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। द पेयर ऑफ hybridized orbitals involved in the formation of C2C3 bond is A में है sp2, B में है sp3, C में है sp2 D में है sp3 दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, पूछ दिया यही तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब हुआ कि वह सॉल्ट जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। अब वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ता कैसे सो देखोगे। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है माइनस, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस पर रहेगा प्लस। ऐसा अब इसमें क्या होना है कि O पे माइनस यदि कोई प्लस वाले सॉल्ट से जुड़ेगा, मतलब केटायन से जुड़ेगा, Li प्लस से जुड़ सकता, आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा। आयन डायपोल इंटरेक्शन, ये आयन है, ये पोलर है तो डायपोल है, आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह सॉल्ट लिथियम का भी है, सोडियम का भी है, पोटेशियम का भी है, सीजियम का भी है, तो चारों में से कौन से सॉल्ट के साथ ज़्यादा H2O का मॉलिक्यूल जुड़ेगा थोड़ा बहुत सबके साथ, किसके साथ ज़्यादा जुड़ेगा। तो एक सिंपल सी बात है, आयन डायपोल वेंडरवाल इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी में ही हम लोग लेकर के चलते हैं। और वेंडरवाल इंटरेक्शन कहता है कि डिस्टेंस जितना कम हो दो स्पीसीज के बीच, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मतलब E जितना कम होगा ना उतना स्ट्रॉन्ग होगा ये। और ये कम कब होगा, जब साइज छोटा हो, तो साइज छोटा में ये तो फिक्स है H2O ही रहेगा। इधर जितना छोटा केटायन होगा साइज उतना छोटा होगा मतलब उसका, और ये वाला इंटरेक्शन उतना मजबूत होगा, तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा H2O का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, मतलब उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट ज़्यादा बनेगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम सारे ग्रुप 1 वाले हैं, हम जानते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, बीच में रुबिडियम भी होता है। डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, तो सबसे बड़ा सीजियम, सबसे छोटा लिथियम। हम कह रहे हैं छोटा वाला केटायन का हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन लिथियम वाले का होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, पूछ रहा है इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 2 और 3 का जो बॉन्ड होगा वह कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलके बना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, रहेगा एग्जाम में। हाइब्रिडेशन से तो क्वेश्चन होना ही है। सबसे पहले जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें ही तो जानो कार्बन नंबर 2 और 3 होगा कौन, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से चलना होगा। हालांकि यह सिमेट्रिकल कंपाउंड दिया हुआ है कि इधर से हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड, इधर से भी डबल बॉन्ड, तो 1 तुम कार्बन का इधर से गिन सकते हो, चाहे इधर से, एक ही बात है, कहीं से भी गिन दो। तो 1 2 3 4 5 6 पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 और कार्बन नंबर 2 3 मतलब ई दोनों का।
कि ई दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है इसमें ई वाला कार्बन का कौन ऑर्बिटल है, ई वाला कार्बन का कौन ऑर्बिटल है। तो देख रहे हो कार्बन नंबर 2 जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, कार्बन नंबर 2 जुड़ा हुआ है कौन बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। कार्बन नंबर 3 जुड़ा हुआ है दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से हैं। तो इसको तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इसको हम देखो अलग काट के लिखते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन फिर यहाँ CH2 ऐसा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है वहाँ ना, ऐसे। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन को अलग, फिर कार्बन ऐसे, 2 हाइड्रोजन इधर। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा पाई वाला रूल पढ़े हम लोग। डबल बॉन्ड है सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा, अगल बगल 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। और इधर देखोगे तो यहाँ इसके अगल बगल 1 2 3 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो कार्बन नंबर 2 का हो गया sp2, कार्बन नंबर 3 का sp3, तो ऑप्शन नंबर सी। या इतना नहीं तो भाई डायरेक्ट याद रख लेना कि यदि कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, एक डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से केवल जुड़ा हुआ है sp3, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp। ऐसे निकालने जान रहे हो सिग्मा पाई के आधार पे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट याद रखना एक डबल बॉन्ड से, यदि ऐसे रहेगा 2 डबल बॉन्ड से तो sp हो जाता है, सिग्मा पाई के हिसाब से निकाल लेना। तो हाइब्रिडेशन से भी एक क्वेश्चन होना है एग्जाम में, हाइब्रिडेशन बताते समय ही कहा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सिग्मा पाई के हिसाब से हाइब्रिडेशन या फिर कोई नॉर्मल सा मॉलिक्यूल देगा तो V+m-c/2 वाला फॉर्मूला याद रखना, हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन होगा कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम and pressure at constant temperature is called। ए में है आइसोकोर, बी में है आइसोबार, सी में है आइसोथर्म, डी में है नन ऑफ दीज। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके लिए हम बता देते हैं ट्रिक, याद रखना। ग्राफ जो पूछेगा 3 चीज़ पे पूछ सकता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो आइसोथर्म कहलाता है, कांस्टेंट प्रेशर वाला आइसोबार कहलाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आइसोकोर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर का पूछा है तो आइसोथर्म हो सकता है, एग्जाम में कांस्टेंट प्रेशर पूछ दे, कांस्टेंट वॉल्यूम पूछ दे, समझ रहे हो ना, तो फिर याद रखोगे जो बगल में लिख दिए हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो याद रहेगा, टेम्परेचर को ही हम लोग थर्मल मतलब कि टेम्परेचर। नेक्स्ट 24 नंबर 24 आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन अल्कली मेटल्स। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का हम लोग वेरिएशन क्या जानते हैं, नॉर्मल वेरिएशन, कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम आएंगे ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसको याद रखना। अब यहाँ पूछ रहा है अल्कली मेटल, अब अल्कली मेटल का क्या अरेंजमेंट है याद रखना, ग्रुप 1 वाले को कहते हैं ना अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम। तो डाउन द ग्रुप जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है,
तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिथियम का, फिर हो जाएगा सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रिबीडियम का, और सबसे कम सीजियम का। तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ सी नंबर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर। इसमें से अभी पूछा है अल्कली मेटल ना, एग्जाम में हो सकता है अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछ दे, हो सकता है हैलोजन पूछ दे। तो एक नॉर्मल सा वेरिएशन जो है वो यही है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। हाँ कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है, जैसे ग्रुप 15-16 वाले में है, 15-16 नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले में, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए लेकिन होता नाइट्रोजन का ज़्यादा है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन उसका वजह है। तो खैर चैप्टर से देखना होगा तुम्हें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी एक क्वेश्चन फिक्स ही मान लो, अभी यही रहेगा, वो फिक्स नहीं है। याद करो VSEPR थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़े थे, उसमें एक टेबल बताया गया होगा बड़ा सा, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल बताए गए होंगे और सारे मॉलिक्यूल के शेप को डील किया गया होगा। अमोनिया का शेप पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में, शेप ऑफ NH3। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल, एंगुलर, ऑक्टाहेड्रल, बी में है एंगुलर, सी में है ऑक्टाहेड्रल, और डी में है पिरामिडल। ऐसा तो या तो तुम हाइब्रिडाइजेशन से पता कर लो या फिर VSEPR थ्योरी से पता कर लो, दोनों से काम चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से पता करोगे तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए V+M-C/2, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 3, 4 0/2 तो आ जाएगा 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन टेट्राहेड्रल तब होगा जब लोन पेयर नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि NH3 में जो है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस में इलेक्ट्रॉन तो 5 है लेकिन हाइड्रोजन 3 है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है लोन पेयर के रूप में। तो ये 3 का 3 सिग्मा हुआ, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, तो मॉलिक्यूल का टाइप हो जाएगा Ab3L। तो sp3 जरूर है लेकिन एक लोन पेयर है, तो इस केस में शेप क्या होता था, क्या होता था, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, पूरा ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ केवल पिरामिडल लिख के रखा है, वही टिक करेंगे। टेबल याद रखना, VSEPR थ्योरी या फिर हाइब्रिडाइजेशन में हम जो पढ़े उसके आधार पे चलेगा, उसके आधार पे काम करना है, इसमें याद रखोगे। शेप ऑफ NH3 पूछेगा तो ऐसे, किसी का भी पूछेगा तो ऐसे ही देखना है। हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, लोन पेयर नहीं है तब तो हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार होगा, लोन पेयर है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन काम नहीं करेगा, उसके लिए तुम्हें याद रखना होगा तब। नेक्स्ट है 26 नंबर, केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन है, बॉन्ड ऑर्डर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इच। ऑप्शन में है 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है तो पता चल गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तुम फॉर्मूला पढ़े थे Nb-Na/2। अब उसके लिए तुम्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, समय लगेगा। हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से 14 के बीच हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होगा N-8/2। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या 15 से 20 हो तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 20-N/2, जहाँ N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शॉर्टकट ट्रिक है कि एक नंबर में करना हो तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ O2 मॉलिक्यूल दिया है ना, तो O2 में इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन,
2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 16। अब इलेक्ट्रॉन 16 आ गया तो देखो इस रेंज में है कि इस रेंज में है, यहाँ है, तो यहाँ से लगा दो फॉर्मूला 20 माइनस n इलेक्ट्रॉन था 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 2 इज द आंसर। नहीं तो फिर डायग्राम बनाओ, या डायग्राम नहीं बनाओगे तो एक तरीका ऐसे भी है कि 16 इलेक्ट्रॉन है तो तुम लिखो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर यहाँ से NB NA निकालो, फिर इस पर पुट करो, समय लगेगा। 1 नंबर का है, उतना समय हम क्यों देंगे हैं। एग्जाम में मान के चलो पूछ देगा कि CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लो ना भाई तुरंत। 6 8 14 किस में है, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा 14 माइनस 8/2 6/2 3। एग्जाम में हो सकता है पूछ दे O2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है ऑक्सीजन का 8 × 2 और 2 माइनस है, 2 और जोड़ दोगे 18, इस रेंज में है 20 माइनस 18/2 1 इज द आंसर। समझ रहे हो ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, उसके लिए ध्यान रखोगे आप। इलेक्ट्रॉन केवल काउंट करना है और ये जो 2 आसान सा फॉर्मूला हम बताए इन फार्मूला से कैलकुलेट कर लोगे। आप बोलोगे सर 8 से बताएं आप, 8 से कम रहा तो 8 से जनरली कम वाला तो रहेगा नहीं, और यदि रहेगा तो फिर ऐसे करना सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 फिर 2s2 एंटी बॉन्डिंग 2, तो इतना तक तो लिख ही लोगे, फिर उसके बाद NB NA निकाल करके कर लेना, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए एग्ज़ाम में, और होगा तो हम लोग कर भी लिए हैं, बना लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। या सिस्टम इन विच देयर इज नो थर्मोडायनेमिक्स का हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो ओपन सिस्टम होता है, क्लोज्ड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, एडियाबेटिक सिस्टम होता नहीं है, लिख दिया है, मान लेते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है। देखो ओपन सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का भी लेन देन होगा और मैटर का भी लेन देन होगा। अभी सिस्टम सराउंडिंग क्या है, तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वह कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो हुआ सिस्टम, उसके अलावे सब हुआ सराउंडिंग। वैसा कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो हुआ सिस्टम, उसके अलावे सब हुआ सराउंडिंग। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय तुम्हारा इंटरेस्ट कॉपी किताब में है, तो कॉपी किताब सिस्टम, उसके अलावे दुनिया में जितना है सब सराउंडिंग। किसी लड़के या किसी लड़की में इंटरेस्ट है तो वो सिस्टम, उसके अलावे सब सराउंडिंग, है ना। तो जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, जिस पर तुम स्टडी कर रहे हो, वो सिस्टम, उसके अलावे सबका सब सराउंडिंग। तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर दोनों का लेन देन होगा तो ओपन सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान लो कि गर्म चाय एक कप में रख दें खुला, तो गर्म चाय है तो इसका वेपर तो जाएगा बाहर है, और साथ ही साथ नॉर्मल सा कप में है तो उसका हीट भी एक्सचेंज होगा, तभी तो ठंडा होगा। तो एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है, मैटर वाटर वेपर एक्सचेंज किया, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहेंगे। फिर है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे यही वाला बर्तन को बंद कर दो, गर्म चीज़ रखा हुआ, गर्म पानी या गर्म चाय, गर्म दूध, कुछ भी बंद बर्तन में, तो बंद बर्तन में यदि है तो फिर इसका वेपर तो बाहर जा नहीं पाएगा, बंद है। लेकिन देखोगे थोड़ा देर के बाद ही ठंडा जरूर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका हीट बाहर चला गया। तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नहीं होगा, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना तो मैटर का एक्सचेंज होगा। जैसे एक थर्मो फ्लास्क में रखो गर्म चाय, होता है ना थर्मोस जिसमें गर्म ही रहता है, पानी या चाय कुछ भी, तो बंद है तो बाहर तो मैटर जाएगा नहीं, और थर्मल है उसका वॉल जो है वह नॉन कंडक्टिंग है, हीट को इधर उधर नहीं जाने देता है, तो हीट भी उसी में रहेगा।
तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड, एडियाबेटिक भी वही होता है जो हीट इधर उधर नहीं जाने दे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि एक सिस्टम है या सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड, कि एक वैसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना मैटर, उसको क्या कहते हैं? तो आइसोलेटेड सिस्टम करोगे, एडियाबेटिक नहीं, आइसोलेटेड। एडियाबेटिक जबरदस्ती का लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा गया है, उसके बारे में पूछ रहा है वो सही है कि गलत है। 4 दिया हुआ है, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू, डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू, डी में नॉन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का ही है, और थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ पढ़ना है हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखोगे इस चीज़ को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, और वैसा करने से इस पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, कंजर्व होगा। ठीक है, इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है, और वह इक्वेशन है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ यू होता है इंटरनल एनर्जी, क्या है चैप्टर पढ़ोगे तो जानोगे, क्यू है हीट, डब्ल्यू है वर्क डन। तो यही इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसी इक्वेशन को तुम जैसे तोड़ मरोड़ करके लिखना चाहो लिखो, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो इसको चाहो तो क्यू बराबर तुम लिख दो डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर लिख दो डेल्टा यू माइनस क्यू, ऐसे कुछ भी। समझ रहे हो ना बात को? डब्ल्यू यहाँ हम लोग जनरली लेते हैं माइनस पी डेल्टा भी करके, तो इसको करोगे तो डेल्टा यू बराबर जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा भी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। ये अलग अलग इक्वेशन है। तो फिलहाल यहाँ ये जो 3 दिया हुआ, तीनों तो कुछ भी नहीं है, इतना में से कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर। इसके बाद के जो अब 3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, इसके बाद के 3 क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, ये जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ये तीनों इक्विलिब्रियम चैप्टर के हैं, और ये तीनों इक्विलिब्रियम चैप्टर के हैं। तीनों को थोड़ा समझाना होगा अच्छे से ढंग से, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक, 27 था इधर, 28 बताए थे, हाँ 28 तक। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।